You may begin, ma'am. Thank you, Ji. Good morning, everyone. In our previous lecture, we were discussing the concept of the inventory valuation, जिसमें हम लोगों ने FIFO वाला method किया था. Today, we are going to we are going to discuss the other two methods, LIFO and the weighted average method. The question is there on the screen, and I have also shared this Google Classroom. I hope every one of you is having that. Now the question says that on 1st January 2009, there is the opening stock balance of 100 units at 25, and on I hope I'll just stop sharing file. जनवरी को जो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, दैट विल डायरेक्टली बी ट्रांसफर. मैंने लास्ट क्लास में बताया जो फर्स्ट जनवरी बैलेंस कॉलम 100 quantity stock as in the on the same 6000 का स्टॉक मैंने और परचेज किया दैट डे. ये आपके पास कुछ बैलेंसिंग फिगर आई फर्स्ट जनवरी. 15th यूज किया, तो 15th जहां will be used 100 यूनिट्स जब हम यूज कर रहे हैं और कंजम्पशन और देख सकते हो जैसे भी क्वेश्चन में दिया है उस तरह हम किया है. is I'll question different kind of question itself. ये don't get दिखा रही हूँ रैंडम एक एंट्री बना क्वेश्चंस साइमल्टेनियस में एंट्री आप लिख सकते हैं और अदरवाइज यू विल बी एबल. क्या है हम लोगों ने कंजम्पशन 100 यूनिट वैल्यूएशन, तो उसमें सेल्स क्या होता है देखना पड़ता है. वो क्वेश्चन सेल्स की इन्वेंटरी से साथ में रेट दिया हुआ होता है, वो प्राइस होता है. इन्वेंटरी वैल्यूएशन आने में यूज नहीं करेंगे. एवरी यूज टू कैलकुलेट आपको 100 जब फर्स्ट आउट वो पहले ऑलरेडी क्लास बता रही हूँ some additional adjustments will be there. If we are preparing this on the basis of FIFO, first in first out, तो पहला जो total balance मेरे पास का कितना है, I have 100 units at a rate of 25 and 200 units at a rate of 30. उसमें से जो पहला लॉट है 100 यूनिट्स वाला उसको हम कंज्यूम करेंगे और मुझे कंज्यूम कितनी करनी थी 100 यूनिट्स. तो इसका मतलब पहला जो लॉट था वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया और उसका जो रेट था दैट वाज 2500 एंड द क्लोजिंग बैलेंस यूनिट्स 15th January को. Next entry given to you is purchases are there. 1st February को you have made a purchases of 400 units at a rate of 40. So 1st February को
400 यूनिट्स मैंने परचेज किए 40 रुपीज पे, टोटल हो गया 16,000 रुपए का स्टॉक। तो क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन दैट डे विल बी 200 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 30 आई ऑलरेडी हैव एंड 400 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 40, 16,000। ये मेरे पास 2 जनवरी को क्लोजिंग बैलेंस बचता है। नेक्स्ट एंट्री इज यू हैव कंज्यूम्ड 15 फरवरी को 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स तो मैंने 15 फरवरी को कंज्यूम किए हैं। अगेन द रेट विल बी फीफो के हिसाब से पहला लॉट जाएगा, पहला लॉट बाई चांस है रेट ऑफ 30 कंज्यूम्ड एट बैलेंस ऑफ consumed 200 units at on 20। ये एक का इसमें से ही करा होगा, का स्टॉक है 300 यूनिट 50 रुपए पे परचेज किए, बैलेंस मेरे पास बचता है और जो ट्रांजेक्शन है दिस इज मेन ट्रांजेक्शन 15 मार्च को देयर वाज अ लॉस बाय फायर ऑफ 200 यूनिट्स। 1500 यूनिट ये जो आपके लिए लॉस हुआ है। जब हमारे सिचुएशंस होती हैं लॉस की, नाउ द क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ लॉस बाय फायर। जो लॉस की सिचुएशन होगी यू हैव टू सी वेदर इट्स अ लॉस बाय इट्स अ नॉर्मल लॉस और इट्स यू नो माय वॉइस इज नॉट क्लियर। Just give me a minute, I'll just check why there is a cut in the voice. To another net. Okay, now I think my voice should be clear. थोड़ा नेटवर्क में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। Okay, now coming back to the concept. ये सिंपल सी शीट में हम लोगों ने फीफो ऑलरेडी क्लियर किया था। जब हम लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस में यू मे हैव अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल लॉस और यू मे हैव अ सिचुएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। Just try to focus on the concept which I am just discussing, क्योंकि I'm going to just explain the whole concept in this question. Question से हटकर इसी में ही adjustments करा दूंगी just to save the time. अब normal loss और abnormal loss की situation जो होती है दोनों में difference क्या होता है? When we talk of the normal loss is basically the expected loss, जो हमने पहले से ही हमें पता होता है कि ये हमारा इतना यूनिट्स का या इतना परसेंटेज रॉ मटेरियल मेरा वेस्ट होगा, इतना मुझे नुकसान होगा, वो मुझे पहले से ही मालूम होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लेट्स से कारपेंटर के लिए या पेंटर के लिए अगर हम एग्जांपल ले, पेंटर जब पेंट करता है तो दे यूज थिनर और पेट्रोल समटाइम्स। अब उसमें पॉलिश करने के लिए जो वो थिनर यूज करते हैं या पेट्रोल का यूज करते हैं, तो व्हेनेवर दे आर जस्ट ओपनिंग द बॉटल तो कुछ ना कुछ परसेंटेज कई बार वो इवेपोरेट हो जाती है थिनर, तो वो आप चाहकर भी यूज नहीं कर सकते हो। तो मैं अगर ये कहूँ कि 1 लीटर में से एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन या 10 लीटर में से इफ आई जस्ट से कि आधा लीटर, इफ आई एम कंज्यूमिंग 10 लीटर्स ऑफ थिनर फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिश, तो उसमें से आधा लीटर वेस्ट होगा ही होगा क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है। तो ये मुझे पहले से ही पता है। तो दिस काइंड ऑफ लॉस, कॉस्ट तो थी उस थिनर की मगर मैंने उसको यूज नहीं किया, वो एक्सपेक्टेड लॉस की सिचुएशन है कि दिस लॉस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट विल बी देयर। वो मुझे पहले से ही पता है कि इतना नुकसान होगा ही होगा, बट जाहिर बात है कि उसकी कीमत कुछ तो है। कोई भी स्टॉक है, कोई भी रॉ मटेरियल है जो मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ, उसकी वेस्टेज हो रही है जो कि एक्सपेक्टेड है,
उसकी कीमत कुछ ना कुछ है। एबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है? एबनॉर्मल लॉस होता है जो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, आग लग गई, चोरी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, नेचुरल कैलामिटी से जो भी कोई लॉसेस हैं तो वो सारे आपके अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं। तो ऑल दीज काइंड ऑफ लॉसेस कम अंडर इन द कैटेगरी ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इज बेसिकली अनएक्सपेक्टेड लॉस जिसके लिए हम इंश्योरेंस भी कराते हैं। दोनों लॉस के सिचुएशंस में जब हम क्वेश्चंस करते हैं अकाउंट्स में, जब आप क्वेश्चंस कहीं पर भी करोगे तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ वन थिंग कि इन केस की एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस की सिर्फ क्वांटिटी आप लिखोगे, इट विल नॉट बी वैल्यूड, इट्स नॉट वैल्यूड, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन की जाती है डिपेंडिंग ऑन द मेथड। अगर मैं इन्वेंट्री पे पर्टिकुलरली बात करूं तो उसकी जो भी स्टॉक की कीमत थी वो वैल्यू हम करते हैं और उसको बुक्स में दिखाते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट में ही जो हम इंश्योरेंस कराते हैं अगर रिस्क फैक्टर को कंसिडर करके, तो वो हमेशा नॉर्मल लॉस के लिए होता है। नॉर्मल लॉस के लिए कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं हो, एक्सपेक्टेड लॉस नहीं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड होने की वजह से कभी भी उसकी इंश्योरेंस नहीं होती है। तो इंश्योरेंस की हो गई अगर बात, तो वो भी एबनॉर्मल लॉस का ही होता है। तो इन केस नॉर्मल लॉस इज देयर, whatever method we are using, it is not to be valued, only units needs to be taken care of. Actually what happens is the cost of abnormal loss, जो कीमत है नॉर्मल लॉस की, वो मेरी बाकी यूनिट्स पे ट्रांसफर हो जाती है। The value, or you can say the cost of normal loss is to be transferred to other good units. जो भी नुकसान की कीमत है वो बाकी यूनिट्स पे ट्रांसफर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट से कि मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं 50 रुपए के हिसाब से, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो 50 रुपए है, तो टोटल जो कीमत है वो कितनी हो गई? 50,000। तो मैं इसको सिंपल भाषा में यही हम कहते हैं कि हमारे पास 50,000 रुपए की कीमत का स्टॉक है जिसका पर यूनिट रेट 50 रुपए है और यूनिट्स मेरे पास 1000 है। अब इसमें से अगर मैं ये कहूं कि नॉर्मल लॉस हुआ मुझे लेट्स से 100 यूनिट्स का, तो 100 यूनिट्स तो यूनिट्स में से माइनस होंगी, तो अगर मैं उसमें क्वांटिटी और रेट और अमाउंट के हिसाब से बात करूं तो व्हाट विल हैपन, क्वांटिटी आई हैव टू माइनस, क्योंकि उतनी यूनिट्स तो मेरे पास से खत्म हो गई है, तो यूनिट्स के हिसाब से जो मेरे पास बैलेंस बचता है वो बैलेंस कितना बचा? 900 यूनिट्स का। लेकिन आपको इसको वैल्यू नहीं करना होता नॉर्मल लॉस को, तो आपको इसको रेट भी नहीं दिखाना है और इसकी वैल्यूएशन भी नहीं होनी है। तो बेसिकली सिचुएशन क्या होती है कि जो मेरे पास 50,000 रुपए का स्टॉक रखा हुआ था, 50,000 रुपए कीमत की 1000 यूनिट्स रखी थी, अब मैं क्या बोलूंगी, 50,000 रुपए का स्टॉक है मेरे पास मगर उसके अगेंस्ट में सिर्फ 900 यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स कम होंगी, वैल्यूएशन टोटल कम नहीं होगी इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस। मेक श्योर। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मल लॉस सिचुएशन, पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो हमारी बढ़ जाती है। पहले मेरी हर एक यूनिट 50 रुपए की थी, अब वो बढ़ जाएगी, वो 55.5 रुपए की एक यूनिट की कीमत होगी। तो व्हाट विल हैपन कि हमने क्वांटिटी वाइज तो मुझे कम करना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी वैल्यूएशन नहीं होती क्योंकि जो उसकी कॉस्ट है वो मैंने बाकी यूनिट्स पे ट्रांसफर कर दी है। तो इसीलिए रेट और वैल्यू में नील लिखा गया कि उसकी जो कीमत है वो मैंने बाकी यूनिट्स पे ट्रांसफर कर दी, तो जो उसकी कीमत थी उसकी वजह से बाकी 900 यूनिट्स की जो वैल्यू पर यूनिट अगर कॉस्ट हम बात करते 50 रुपए की जगह 55 रुपए या 55.5 रुपए हो गई, 5.5 रुपए एक यूनिट की कीमत बढ़ गई। तो इसका मतलब जो 100 रुपए की जो टोटल वैल्यू आती वो मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दी? बाकी यूनिट्स पे। तो नॉर्मल लॉस की सिचुएशन में यू हैव टू टेक केयर ऑफ ओनली द वैल्यू द यूनिट्स, no valuation is to be done, the cost or value of normal loss is to be transferred to other good units। ये होता है नॉर्मल लॉस की सिचुएशन में केस। अगर एबनॉर्मल लॉस की सिचुएशन में हम बात करते हैं तो एबनॉर्मल लॉस में हम लोगों को लॉस की वैल्यूएशन करनी होती है। वो हम कैसे करते हैं? मान लीजिए यहाँ पर ही अगर वैल्यूएशन होती एबनॉर्मल लॉस की, तो एबनॉर्मल लॉस अगर मैं कहूँ 100 यूनिट्स है, तो वापस से मेरे पास जो बैलेंस बचेगा वो मेरे पास 800 यूनिट्स का बचेगा, लेकिन ये एबनॉर्मल लॉस जो 100 यूनिट का था ये भी मैं वैल्यू करूंगी, तो इट विल बी एट अ रेट ऑफ 55.5। ये मुझे वैल्यू करके दिखाना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो टोटल वैल्यू आएगी वो मेरी कम आ जाएगी। दिस इज हाउ वी हैव टू वैल्यू। अब यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा लीफो फीफो वेटेड एवरेज के हिसाब से द रेट विल बी अकॉर्डिंग टू द मेथड वी आर यूजिंग, बट दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट दैट एबनॉर्मल लॉस में क्वांटिटी और वैल्यू दोनों लिखी जाती हैं। रेट हमें देखना होता है अकॉर्डिंग टू द मेथड वी आर यूजिंग, लीफो फीफो या वेटेड एवरेज, लेकिन नॉर्मल लॉस के सिचुएशन में वैल्यूएशन नहीं की जाती है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था लॉस बाय फायर है। अब लॉस बाय फायर का मतलब है कि वो आग लगने की वजह से जो हुआ है वो एबनॉर्मल लॉस की सिचुएशन है, क्योंकि इस तरह के लिए तो हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कराते हैं कि भी अगर आग लगी तो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो इन द डेट कॉलम यू कैन राइट along with the date
it's a situation of abnormal loss, or what you can write is along with the units you can write कि ये abnormal loss की situation है. अब abnormal loss की situation में what you have to do is इसको हमें वैल्यू करना होता है. वैल्यू जब हम करेंगे तो आपको मेथड के हिसाब से ही करना है, अज्यूमिंग कि ये आपकी कंजम्पशन ही है. तो जैसे हम फीफो एवरेज के हिसाब से कंजम्पशन किया, सेल्स की एंट्रीज करते थे, उसी तरह इसको भी हम वैल्यू करेंगे. अगर मैंने इसको कंज्यूम किया हो तो इसको फीफो मेथड अगर मैं यूज कर रही हूँ तो किस हिसाब से इसको रेट करती. द लास्ट बैलेंस मेरे पास है 200 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 40 एंड 300 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50. मेरा नॉर्मल लॉस हुआ 200 यूनिट का. पहला स्टॉक भी 200 यूनिट का ये बाई चांस, तो इसको मैं 40 यूनिट्स पे कंज्यूम करती, 8000 वाला ये खत्म हो जाता और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास बचता 300 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50. 15000 का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचता है. This is how you have to attempt this kind of question. So now the question, as per the question, the whole solution has been done as per FIFO method, and the closing or the closing inventory is 300 units at a rate of 15,000 rupees का stock आपके पास है. I hope ये आप लोगों को सबको clear है. या भी किसी को डाउट हो तो just just type the query in the WhatsApp group. Shweta, you have asked me कि पेपर में क्वेश्चन में लिखा होगा कि कौन सा मेथड आपको करना है. Exactly you will be given in the question कि आपको जो इन्वेंट्री इवैल्यूएशन करनी है परपेचुअल सिस्टम से जब शीट बनाओगे आप, तो उसमें आपको कौन से मेथड को अप्लाई करना है. तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड. इसी में ही मैं आपको नॉर्मल लॉस की सिचुएशन और बता रही हूँ कि नॉर्मल लॉस अगर होता तो आपको क्या करना है. अब मान लीजिए 15 तारीख के बाद ही अगर आपको नॉर्मल लॉस की सिचुएशन है, लेट्स से 18 मार्च को 50 यूनिट का नॉर्मल लॉस था. तो 50 यूनिट के नॉर्मल लॉस के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज इसको सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे, क्वांटिटी के अलावा में रेट और अमाउंट को हम लिखते हैं निल. तो बैलेंस जब हम करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर मेरी क्या थी, पिछला बैलेंस क्या था 300 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50, 15000 का. अब यहाँ पे क्वांटिटी को क्वांटिटी से पहले करना है, तो मेरे पास 250 यूनिट्स बचे और कीमत कितनी है 15000. पर यूनिट रेट जो होगा दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 50 to 60 रुपीज. पहले मेरे पास 50 रुपए की 300 यूनिट थी, आज मेरे पास 250 यूनिट्स हैं सिर्फ 15000 की कीमत के, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट 60 रुपए बढ़ गए, मतलब 10 रुपए से बढ़ के 60 रुपए हो गया. दिस इज हाउ वी हैव टू डू. तो अब ये अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में किसी भी टाइम पे इस तरह की एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस की एंट्रीज मिलती है तो मेक श्योर कि आपको मेथड के हिसाब से, सिर्फ सेल्स के हिसाब से आपको एंट्रीज करनी है. आई होप कि फीफो में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस आपको क्लियर है. इसके अलावा में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शीट हम लोग और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी शीट से ओके जस्ट इन्वेंट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली 8-10 नंबर का आता है. कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है कि एक्सप्लेनेशन आप दोबारा कर दीजिए. आई डोंट नो कि आप कौन से पॉइंट की एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं. सेम अभी क्वेश्चन हम लोग लीफो से करेंगे, उसके बाद अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. सॉरी. इसके अलावा में अब ये अगर हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो गया है तो हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो सेल्स वाला कॉलम है, सेल्स या इशू वाला जो कॉलम होगा, वहां से सॉरी नॉर्मल जो आपका अमाउंट वाला कॉलम है सेल्स वाले में से, उसमें से आप जितनी भी कंजम्पशन वाली, एक्चुअल कंजम्पशन वाली वैल्यूज होंगी, उन सबका अगर हम टोटल कर देंगे तो दैट विल गिव मी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो उसमें 2500, 600, 6000 और 8000 अगर मैं इसको टोटल कर दूंगी, एक्सेप्ट द एंट्रीज ऑफ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, जो मेरे पास एंट्रीज हैं इसमें सेल्स के कॉलम में अमाउंट की, इशू वाले कॉलम के अमाउंट में, वो सारा का सारा अगर मैं टोटल कर दूंगी तो दैट विल गिव मी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैंने एक्चुअल सेल्स की होंगी. नॉर्मल लॉस के लिए जो आपने मुझसे पूछा है कि नॉर्मल लॉस में एक्सप्लेन कर दूं. नॉर्मल लॉस में बेसिकली क्या है कि नॉर्मल लॉस में जो लॉस होता है वो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस होता है. एक्सपेक्टेड लॉस की वजह से व्हाट हैपेंस इज कि जब हम लॉस की बात करते हैं तो क्वांटिटी अगर मैंने कहा कि नॉर्मल लॉस में मान लीजिए जैसे 50 यूनिट मैंने बोला कि नॉर्मल लॉस में था, तो इसका मतलब 50 यूनिट मुझे पता था कि वो मैं यूज नहीं कर पाऊंगी, एक्सपेक्टेशंस थी मुझे कि वो नॉर्मल लॉस होगा. नॉर्मल लॉस के केस में जो अब जब कोई भी स्टॉक मेरा वेस्ट हो रहा है तो जाहिर बात है कि मैंने उसके लिए कोई ना कोई खर्चा किया हुआ था, कॉस्ट बियर की हुई थी, कोई ना कोई उसकी कीमत थी. नॉर्मल लॉस के केस में हम लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो कीमत है नुकसान की,
वो मैं बाकी यूनिट्स पे ट्रांसफर कर रही हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि बाकी यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैंने अगर ये बोला कि 50 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से 50 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, मैं अगर इसको वैल्यू करती क्वेश्चन के हिसाब से तो 50 रुपए के रेट पे करती, क्योंकि मेरे पास स्टॉक वही था 50 रुपए वाला। तो इसकी जो कीमत आती इस क्वेश्चन के हिसाब से 50 यूनिट की लास्ट बैलेंस के हिसाब से आती। लास्ट बैलेंस जो मेरा था वो 50 रुपए के रेट पे था, तो इसकी जो वैल्यू आती ये आती 250 रुपए। यहाँ मैंने उसी के नीचे लिखा है, तो वैल्यू जो इसकी आती 50 यूनिट के, इट वुड हैव बीन 250 रुपीज 50 के हिसाब से। ये जो 250 रुपए हैं, ये मैंने क्या किया कि ये 250 रुपए टोटल वैल्यू में से 15,000 की कीमत का मेरे पास स्टॉक था, मुझे लॉजिकली इसमें से 250 रुपए कम कर देने चाहिए थे, इसको 14,750 का दिखाना चाहिए था। लेकिन नॉर्मल लॉस की सिचुएशन में हम ऐसा नहीं करते हैं। नॉर्मल लॉस की कीमत जो भी होती है, वैल्यू जो भी होती है, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, आई एम टॉकिंग ऑफ दी वैल्यू। वैल्यू जो भी होती है, अमाउंट जो होता है, कीमत जो होती है, वो हम बाकी यूनिट्स पे डाल देते हैं, बाकी यूनिट्स पे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1000 यूनिट मेरे पास थी 50 रुपए के हिसाब से, उसमें से 100 यूनिट मेरी नॉर्मल लॉस की थी, तो 50,000 की ही कीमत की मेरे पास अब 900 यूनिट रह गई, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल लॉस के केस में पर यूनिट कॉस्ट आपकी हमेशा बढ़ जाएगी, तो रेट जो होगा, रेट हमेशा बढ़ जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी और अमाउंट उतने का उतना ही रहता है, वैल्यू उतनी ही रहती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट किस पे आएगा? इम्पैक्ट आता है कि पर यूनिट जो रेट होता है, कीमत जो होती है बाकी यूनिट्स की बढ़ जाती है। आज मैंने 100 रुपए पे मान लीजिए 500 यूनिट्स परचेज किए, तो 500 यूनिट अगर मैंने परचेज किए, 50,000 रुपए का सामान मैंने खरीदा, उसमें से 100 यूनिट्स मेरे खत्म हो गए, तो क्या करूंगी? बाकी जो कीमत 50,000 की ही लगाऊंगी कि मेरे पास है मटेरियल 50,000 का, अपना नुकसान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसको मैं बाकी यूनिट्स पे ट्रांसफर कर रही हूँ। अब मैं अगर मान लीजिए पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये वाला बैलेंस था 300 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से थी, इनको अगर बेचती तो मैं रेट वाइज अगर बात करती तो 50 रुपए मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है कि अगर मैं इन यूनिट्स को 50 रुपीज पे बेचती तो मुझे ना ही कोई प्रॉफिट होता, ना ही कोई नुकसान होता। अब अगर नॉर्मल लॉस की वजह से पर यूनिट रेट हो गया 60 रुपए, अब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी शिफ्ट हो गया है, तो पर यूनिट कॉस्ट इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस विल इंक्रीज। नाउ आई होप कि इट्स क्लियर। मनीष, यू हैव आस्क्ड मी कि 250 कैसे आया था? 250 सिर्फ ऐसे आया था कि जो पहला बैलेंस था वो 300 यूनिट थी 50 रुपए के हिसाब से। मैं अगर नॉर्मल लॉस में 50 यूनिट की बात कर रही हूँ और उसको रेट करती, अगर रेट करती तो कितना अमाउंट आता? 50 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50 आता, तो वो आपका सॉरी 2500 रुपए आ जाता, 250 नहीं 2500 रुपए आता अमाउंट। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक और एंट्री अगर हम करें रिटर्न्स के लिए, ओके, अगर आपको क्वेश्चन कहता है 21 मार्च को देयर वाज अ रिटर्न ऑफ लेट्स से 100 यूनिट्स व्हिच वर सोल्ड ऑन 20th February। आपने जो 20 फरवरी को 200 यूनिट्स बेचे थे, कंज्यूम करे थे, उसमें से 100 यूनिट्स आपके पास वापस आ गए हैं। तो वापस आ गए हैं तो अब आपको क्या करना है? 100 यूनिट्स मेरे पास वापस आए जो मैंने बेचे थे, तो इसका मतलब सेल्स कम हो गई, सेल्स रिटर्न्स हैं। अब सेल्स रिटर्न्स अगर हैं तो आप उसको दो तरीके से एंट्री कर सकते हो। सेल्स रिटर्न्स के केस में आप क्या कर सकते हो, या तो अब स्टॉक वापस मेरे पास आया, आपको मेंशन किया हुआ है कि आपने जो 20 तारीख को बेचा था उसमें से 100 यूनिट वापस आ गए, तो पहली चीज तो आपको ये देखनी कि 20 तारीख को जो बेची थी यूनिट्स, जो कंज्यूम की थी आपने, उसका रेट क्या था? वो था 40 रुपए का 200 यूनिट्स का, उसमें से 100 यूनिट्स आपके पास वापस आ गई हैं। वापस आने के केस में, रिटर्न्स के केस में, व्हाट यू कैन डू इज, आप या तो उसको परचेजेस के कॉलम में 100 यूनिट्स दिखाओ, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट आई हैव टू डू इज, जो मेरा बैलेंस है उसमें मुझे ऐड करके दिखाना है। अभी मेरे पास कितना बैलेंस था 18 तारीख को? 250 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से, इसमें 100 यूनिट्स वापस जुड़ जाएंगे, 100 यूनिट्स वापस जुड़ जाएंगे, तो हमें रेट करना है। रेट कितना करना है? 20 तारीख वाला रेट होएगा 40 रुपए का। इसका मतलब 4,000 का स्टॉक मेरे पास वापस आया है। इसको जब हम लिखेंगे तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि अगर फीफो मेथड है तो फीफो मेथड में रिटर्न्स होंगी, तो जो पिछला बैलेंस है उससे पहले आपको वो बैलेंस लिखना है। तो ये आप
जब बैलेंसिंग फिगर लिखोगे लास्ट में तो 100 यूनिट्स का 40 रुपीज पे 4000 रुपए का स्टॉक पहले लिखोगे और फिर पिछला तारीख वाला बैलेंस लिखोगे 250 यूनिट एट रेट ऑफ 60, क्योंकि मेथड है फीफो। जब रिटर्न वापस आए हैं, जब रिटर्न हुए हैं, स्टॉक वापस आया है, तो हमने फीफो मेथड अप्लाई किया था। इसका मतलब हमने कंज्यूम पहले वाली की थी, तो पहले वाली ही वापस आई है, तो इसलिए हम उसको स्टॉक को भी पहले लिखेंगे वापसी का, अगर है तो, इन केस फीफो मेथड इज टू बी यूज्ड। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। तो अब अगर मैं 21 तारीख को हम अगर बात करें कि आपके पास टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो यू हैव दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यू हैव 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 40 एंड 250 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 60। टोटल जो कीमत है वो है 19,000 की। जो सेल्स रिटर्न्स की मैंने एंट्री आपको बताई है, अगर आप चाहो तो परचेजेस की एंट्रीज परचेजेस के कॉलम में से दिखा सकते हो, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन और है, इसको आप किस तरह से और कर सकते हो। तो आप परचेजेस के कॉलम में अगर नहीं दिखाना चाहते हो, तो कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है इसको सेल्स रिटर्न्स, क्योंकि है ये, तो सेल्स के कॉलम में से माइनस करके दिखाते हैं। तो यहाँ से मैंने 100 यूनिट्स माइनस किए एट अ रेट ऑफ 40, इट विल बी 40, तो 4,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। अब 4,000 रुपए माइनस का मतलब है कि अब जहां पे जो गलती करते हैं, पहले वो बता रही, बैलेंस मेरे पास था 250 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 60, 15,000। आपने सेल्स रिटर्न्स के कॉलम में माइनस करके दिखाया। सेल्स रिटर्न्स के कॉलम में अगर मैं माइनस कर रही हूँ, सेल्स रिटर्न्स हैं, तो इसका मतलब स्टॉक मेरे पास आया होगा, तो बैलेंस मेरा बढ़ेगा। तो 250 यूनिट की बजाय अब मेरे पास 350 यूनिट हो जाएंगी, क्योंकि रेट अलग अलग है तो मुझे उसको अलग अलग लिखना है। फीफो था तो रिटर्न्स वाली एंट्री पहले आ जाएगी, तो बैलेंसिंग फिगर मुझे जो लिखनी है that will be 100 units at a rate of 40 and 250 at a rate of 60। बट स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो क्योंकि उन्होंने सेल्स के कॉलम में माइनस किया हुआ है, और सेल्स में जो नॉर्मल हम लिखते हैं वैल्यू, उसको माइनस करके दिखाते हैं, तो माइनस और माइनस एक्चुअली प्लस हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे ऐड करके दिखाना था मुझको, बैलेंस मेरे पास बढ़ गया, इतना स्टॉक मेरे पास वापस आ गया, मगर उसको माइनस करके दिखा देते हैं अलग से दोबारा। सॉरी, तो ये आप गलती मत कीजिएगा कि आप वापस से इसको माइनस करके दिखा दें। आई होप कि आप लोगों को अभी क्लियर है। अब सेम क्वेश्चन अगर हम लीफो से करते, तो अब इसी क्वेश्चन में मैं लीफो से करके दिखा देती हूँ आपको। एंट्रीज विल बी डिफरेंट। मैं इसको कॉपी कर दूँ। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन विल गो विद लीफो। लीफो में क्या करना है, just same question if we attempt with LIFO। तो 1st जनवरी को you had an opening balance of 100 units at a rate of 25, तो वो बैलेंसिंग में बैलेंस वाले कॉलम में क्वांटिटी रेट अमाउंट में आ गया 2500 रुपए के हिसाब से। सेम डे हमने 200 यूनिट परचेज किए थे 30 रुपए के हिसाब से, तो वो भी बैलेंसिंग फिगर में 200 यूनिट्स एट a rate of 30, 6000 अमाउंट आया था। 15 जनवरी को हमने 100 यूनिट्स को इशू किया था। अब मेथड है लीफो। लीफो में हमें क्या करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे बाद में मैंने परचेजेस किए हैं, सबसे बाद वाला जो स्टॉक है उसको मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ, तो जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले जा रहा है, मतलब जो लास्ट की परचेजेस हैं, जो स्टॉक विल बी कंज्यूम्ड फर्स्ट। उसका मतलब है कि जब मैंने 15 तारीख को 100 यूनिट्स कंज्यूम किए, उस टाइम पे बैलेंस क्या था, 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 25 एंड 200 एट अ रेट ऑफ 30। बाद वाला लॉट कौन सा है, सबसे बाद में जो लिख रखा है, क्योंकि उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में मैंने परचेजेस किए थे। तो अब मुझे नीचे से स्टार्ट करना है, लेटेस्ट परचेजेस से। तो लेटेस्ट परचेजेस थे मेरे 200 यूनिट एट अ रेट ऑफ 30 एंड आई हैव टू इशू ओनली 100। इस 200 में से मैं 100 यूनिट को कंज्यूम कर सकती हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज I'll consume 100 units out of those 200 units at a rate of 30। तो 3000 का मैंने मटेरियल यूज किया। बैलेंस क्या बचा, मेरे पास 100 यूनिट्स बचे 25 रुपए वाले, और 100 यूनिट्स बचे मेरे पास 30 रुपए के 3000 के। दिस इज हाउ LIFO विल बी डन। तो जो लेटेस्ट परचेजेस होंगे वो सबसे पहले कंज्यूम होंगे। फिर 2 जनवरी को 400 यूनिट 40 रुपए पे परचेज किए थे 16000 के, तो जो बैलेंस बचेगा मेरे पास, अब वो बैलेंस क्या बचेगा, that balance will be, I have 100 units at a rate of 25, I have 100 units at a rate of 30, और जो अब मैंने परचेज किए 400 यूनिट 40 रुपए के हिसाब से और परचेजेस हो गए, तो ये 3 का मेरे पास स्टॉक बचा। फिर 15 तारीख को मैंने 200 यूनिट
इशू किए, ये 200 यूनिट जो इशू किए वो लास्ट वाले से देखूंगी तो लास्ट वाले से 400 यूनिट है मेरे पास, जिसमें से कि मैं आराम से एक सेकंड सॉरी okay. Now I have to issue 200 units. लास्ट वाला लॉट है 400 यूनिट का, उसमें से मैं 200 यूनिट यूज कर सकती थी आराम से, 40 रुपए पे मैंने इसको यूज किया 8000 का स्टॉक। अब जो मेरे पास बैलेंसिंग बचेगी वो मेरे पास कितनी बचेगी, मेरे पास 100 यूनिट्स 25 रुपए वाले थे, यूनिट्स 30 रुपए वाले थे और 400 में से मैंने सिर्फ 200 यूनिट्स को यूज किया 40 रुपए वाले, तो 8000 का ये स्टॉक भी मेरे पास बच गया है। दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। अब इसके बाद 20 तारीख को फिर 200 यूनिट कंज्यूम किए थे, 20 तारीख को जो 200 यूनिट कंज्यूम किए तो लास्ट वाला स्टॉक 40 रुपए का था, 200 ही यूनिट थे, इसमें से 40 रुपए वाला यूज कर लिया मैंने 8000 का, मेरे पास स्टॉक बचा 100 यूनिट at 25 and 100 units at a rate of 30, ये मेरे पास बैलेंस बचा। फिर इसके बाद 3 तारीख को 15,000 रुपए का स्टॉक मैंने परचेज किया, 300 यूनिट एट अ रेट ऑफ 50 रुपए, तो ये दोनों बैलेंस तो मेरे पास थे ही, 100 यूनिट मेरे पास 25 और 30 रुपए वाले, 300 यूनिट मैंने 50 रुपए के और परचेज कर लिए 15,000 के, ये मेरे पास पूरा का पूरा स्टॉक बचेगा। अब आते हैं नॉर्मल लॉस में। नॉर्मल लॉस में फिर वापस हमें वैसे करना है। नॉर्मल लॉस अब मेथड कौन सा है, लीफो। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और नॉर्मल लॉस को हम वैल्यू करेंगे, वैल्यू किस पे करेंगे, लास्ट वाला लॉट कितना है 300 यूनिट का 50 रुपए पे, नॉर्मल लॉस है 200 यूनिट का, इसका मतलब यूज 200 यूनिट आउट ऑफ केस लॉट ऑफ 300 यूनिट एट अ रेट ऑफ 50, तो यहाँ पर इट विल बी 50, 10,000 का ये नॉर्मल लॉस हुआ, और जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगी दैट विल बी 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 25, 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 30 एंड 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50 मेरे पास बचा है। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट 18 मार्च को 50 यूनिट का नॉर्मल लॉस था, नॉर्मल लॉस वैल्यू होता नहीं है तो नील हो जाएगा। यहाँ पर जब हम अमाउंट को दिखाएंगे, अब ये लीफो क्योंकि है तो 50 यूनिट की वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी वो किसकी बढ़ेगी, जो आपका अगर इसको कंज्यूम करते लीफो के हिसाब से तो 100 यूनिट 50 रुपए वाले में कंज्यूम करती, अब क्योंकि वो नॉर्मल लॉस है वो वैल्यू नहीं होगा, इसका मतलब इसका इम्पैक्ट किस पे जाएगा, पे जो 50 रुपए वाली है क्योंकि उसमें से कंज्यूम करती, तो पर यूनिट कॉस्ट वो 100 यूनिट जो है 50 रुपए वाले वो मेरे बढ़ जाएंगे, तो 100 इसका जो बैलेंस लिखेंगे हम 50 यूनिट का नॉर्मल लॉसेस वाले में बैलेंसिंग फिगर 18 मार्च को आई हैव 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 25, ये मैंने
कहीं बीच दे रहा है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30, ये मेरे पास अभी ऐसे कैसे लास्ट का 50 से 50 यूनिट मेरे खत्म हो गए, तो बैलेंस बचता है 50 यूनिट्स और वैल्यू कितनी है 5000। तो अब यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो पहले 100 यूनिट 50 रुपए की थी, अब 50 यूनिट 100 रुपए की है, डबल हो गया मेरा 100 रुपीज। तो पर यूनिट कॉस्ट जो पहले 50 थी अब हो गई 100। लास्ट एंट्री है 21st March when you have a return which were sold on 20th March, तो उसमें 40 रुपए का ही रेट था, 4000 का आपके पास स्टॉक आया है। क्यों लीफो है, लीफो के हिसाब से मतलब है कि जो हमने लास्ट लेटेस्ट परचेज किए थे वो हम सबसे पहले कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप इसको जब बैलेंस में लिखोगे तो इसको लास्ट में लिखोगे। पिछले क्वेश्चन में फीफो में फर्स्ट आउट है, तो इसका मतलब वो पहले का स्टॉक था जो हमारे पास वापस आया। लीफो का केस है लेटेस्ट ऑफ 30 units at a rate of 40. Net problem is there. I got disconnected. Let me check your questions. आई थिंक आज कुछ सिस्टम में और नेट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई होप कि मेरी वॉइस अभी आप लोगों को क्लियर है। ओके, कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में व्हाट यू कैन डू इज 1st जनवरी को जो बैलेंस था यू जस्ट राइट इट सेपरेटली फर्स्ट। इसकी 2 एंट्रीज अगर आप करोगे तो बेटर है। 1st जनवरी को एक मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 100 यूनिट्स का 25 रुपीज के हिसाब से 2500 रुपए का। सेम डे मैंने 200 यूनिट और परचेज किए, अभी भी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है। Okay, Siddhi, thank you. Just to confirm कि my voice is clear. Okay, now on 1st January you purchased 200 units at a rate of 30 rupees 6000 rupees. तो 1st January की यहाँ पे 2 एंट्रीज आप कर लीजिएगा क्योंकि इजी हो जाएगा, अदरवाइज मिक्सिंग होकर दिक्कत आती है। तो 1st January को 100 यूनिट तो थे मेरे पास 25 रुपए वाले, 200 यूनिट मैंने और परचेज किए 30 रुपीज के। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज अकॉर्डिंग टू द वेटेड एवरेज मेथड आई हैव टू गिव द टोटल क्वांटिटी अमाउंट एंड द अमाउंट कॉलम, और उसके बाद हम लोग रेट कैलकुलेट करते हैं वेट्स के हिसाब से। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1st जनवरी की इवनिंग में एट द एंड ऑफ 1st जनवरी मेरे पास स्टॉक कितना है क्वांटिटी के हिसाब से, जो मेरे पास स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकेंड को। ओके, आई थिंक नाउ एक्सेल शीट इज विजिबल टू यू ऑल। ओके, 1st जनवरी इवनिंग में जो हमारे पास क्वांटिटी है टोटल स्टॉक की 100 यूनिट्स पहले की थी, 200 यूनिट्स मैंने अब परचेज और कर ली। इसका मतलब मेरे पास टोटल में 300 यूनिट हैं। तो अब यहाँ पर वेटेड एवरेज के केस में हमें अलग अलग क्वांटिटी या रेट अमाउंट नहीं लिखने होते हैं, हम लोगों को क्वांटिटी का टोटल करना है और अमाउंट का टोटल करना है पहले, और फिर रेट कैलकुलेट करना है। तो 100 यूनिट्स पहले की थी, 200 यूनिट्स मैंने अब और परचेज कर ली, तो टोटल में 1st जनवरी इवनिंग में मेरे पास 300 यूनिट्स हैं, जिसकी जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी है 2500 रुपए का एक स्टॉक था, 6000 का एक स्टॉक था, टोटल 8500 की वैल्यू का स्टॉक मेरे पास है। इन दोनों वैल्यूज से आपको रेट कैलकुलेट करना है। कैसे, 300 यूनिट है
और अमाउंट उसकी या जो वैल्यू है वो कितना है 8500, तो रेट पर यूनिट विल बी 8500 डिवाइडेड बाय 300 will give you the weighted average rate of all the units we have in our stock, which comes out to be 28.33333. तो मैंने अभी एक्सेल की शीट पे किया है, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप ले लीजिएगा, शीट की वजह से वो ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसको आई जस्ट मेक 28.33. यू नीड्स टू टेक इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो पर यूनिट रेट अब 25 रुपये और 30 रुपये नहीं रह गया है, आप टोटल में आपने असाइन करके हर यूनिट का रेट सेम कर दिया है, विच इज करंटली 28.33. इसके बाद 15 जनवरी को हमने 100 यूनिट्स को इशू किया, तो रेट विल बी नाउ 28.33. वैल्यू आ जाएगी 2833. अब यहाँ पर जब भी हम लोग वेटेड एवरेज के सिचुएशन में जब हम ये मेथड यूज कर रहे होंगे, तो आपको इशू की जो भी एंट्री होंगी, सेल्स की जब भी एंट्री होंगी, उसके बाद जब बैलेंस लिखोगे, तो बैलेंस में व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि रेट आप बिना पहले क्वांटिटी और अमाउंट के कॉपी कर दीजिएगा. इट हैज टू बी सेम 28.33. इट विल नॉट चेंज until unless you make some other purchases. तो ये आपको बिना कैलकुलेशंस के कॉपी कर देना है 28.33. इट विल नॉट चेंज. क्वांटिटी के हिसाब से पहले 200 यूनिट थी, 100 यूनिट मैंने अब इशू कर दी हैं, तो मेरे पास बचती हैं 200. अमाउंट के लिए what you have to do is don't multiply quantity with the rate. What you have to do is take the balance, previous balance of the amount 8500 minus अभी इशू वाला अमाउंट 2833. उससे जो भी अमाउंट आएगा वो आपको लिखना है. इसका मतलब क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस करना है, अमाउंट को अमाउंट से माइनस करना है. रेट आपका सिर्फ कॉपी होना है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि रेट में जब भी फर्क आएगा वो सिर्फ तब फर्क आएगा जब आपकी और कोई परचेजेस होंगी. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू मे फाइंड कि कुछ आपके अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे करके दिखा देती हूँ इन केस अगर आता है तो 228.33 के हिसाब से. अभी यहाँ पे तो आपका ठीक आ रहा है 56666, 1 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा. जब आगे पूरा क्वेश्चन करेंगे तो यू मे फाइंड कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से इस तरह का डिफरेंस ना आए तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कॉपी द रेट. क्वांटिटी के जो बैलेंस है उसमें से इशू वाला जो हमारा क्वांटिटी का अमाउंट था वो माइनस करना है, और अमाउंट को अमाउंट से माइनस करना है. दिस इज हाउ यू हैव टू गेट द बैलेंस. नेक्स्ट एंट्री इज ऑन 2nd of January. It was 2nd of February. Okay. 400 यूनिट्स मैंने परचेज किए 40 रुपीज के हिसाब से, 16,000 का मैंने स्टॉक फिर परचेज किया. तो अब बैलेंस जब हम लिखेंगे तो बैलेंस में मुझे क्वांटिटी को क्वांटिटी से देखना है. पहले मेरे पास 200 यूनिट्स थे, 400 यूनिट्स मैंने अब और परचेज कर लिए हैं. दैट मीन्स आई हैव 600 यूनिट्स इन टोटल. अमाउंट को अमाउंट से देखेंगे. अब आप 5667 का स्टॉक मेरे पास पहले था, 16,000 का मैंने अब और परचेज कर लिया है. दैट मीन्स टोटल स्टॉक विद मी, द वैल्यू ऑफ द टोटल स्टॉक इज 21,667. अब ये दोनों जो मेरे पास फिगर आ गई हैं, क्वांटिटी और अमाउंट, इनसे मुझे वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करना है. तो इट विल बी 21,667 डिवाइडेड बाय 600. तो इट इज 36.11. यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको बाद में पता रहे कि आपने रेट कैसे कैलकुलेट किया है. How we have calculated it. अब 15 फरवरी को 200 यूनिट मैंने इशू किए, तो रेट शुड हैव बीन 36.11. The amount will be the multiple of these two figures, quantity and rate, 7,222. The balancing figure we have in terms of quantity. पहले 600 यूनिट्स थे, 200 यूनिट मैंने कंज्यूम कर लिए, 400 यूनिट्स मेरे पास बचे. वैल्यू के हिसाब से पहले 21,667 का स्टॉक मेरे पास था, उसमें से 7,222 का मैंने स्टॉक यूज कर लिया है, तो 14,445 का स्टॉक मेरे पास अभी रखा हुआ है. और रेट के लिए मुझे सिर्फ उसको कॉपी कर देना है 36.11. नो नीड्स टू कैलकुलेट इट. 20 फरवरी को फिर वापस 200 यूनिट्स हमने कंज्यूम किए, 400 यूनिट में से. अगेन द रेट विल बी सेम 36.11. अमाउंट भी आपका यही आएगा 7,222. रिमेनिंग क्वांटिटी एट द एंड ऑफ 20th February will be 200 units you have, and the value will be 14,445 less 7,222. that means 7,223 का आपके पास स्टॉक है, और रेट will be the same 36.11. now on 3rd January the question says that you have purchased 300 units at a rate of 50. 15,000 का स्टॉक मैंने अब और परचेज किया है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑन 3rd of January will be in quantity terms.
200 पहले थी, 300 मैंने अब परचेज कर ली, 500 का हो गया। 7223 का पहले मेरे पास स्टॉक था, अब 15,000 का मैंने और स्टॉक परचेज कर लिया है, तो टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 22,223 और इससे नया वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलेगा? 22,223 डिवाइडेड बाय 500 व्हिच इज द टोटल क्वांटिटी, दैट मींस 44.446 अगर आता है तो इट कैन बी 44.45। Every time you have any entry of purchases, the rate will change. अब abnormal loss की situation है, abnormal loss में again you have the abnormal loss of 200 units. सिद्धि वीडियो मैंने ऑन नहीं किया हुआ है आज क्योंकि थोड़े से नेट में शायद प्रॉब्लम आ रही है. माय वॉइस इज क्लियर, कैन आई कंटिन्यू माय लेक्चर और शुड आई चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज मेरे सिस्टम के हिसाब से मेरा ऑडियो ऑन है. जस्ट कंफर्म मी वंस वेदर आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल और नॉट. ओके, थैंक यू सिद्धि. मनीष, यू हैव आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन LIFO में एबनॉर्मल और एबनॉर्मल की सिचुएशन. ओके, LIFO में just let me finish this concept in weighted average, फिर उसको LIFO में करा देती हूँ. weighted average में 15 मार्च को हम लोगों का जो बैलेंस था वो था 500 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 44.45 एंड द टोटल वैल्यू वाज 22,223 रुपीस. एबनॉर्मल लॉस आपको 15 मार्च को दिया हुआ है 200 रुपए का. एबनॉर्मल लॉस में मैंने आपको बताया है कि हमेशा उसको वैल्यू करना होता है. अब यहाँ पर आपके पास जो स्टॉक है वो एक ही स्टॉक दिखा रहे हो सब इकट्ठा करके और वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो एबनॉर्मल लॉस उस वेटेड एवरेज रेट पे रेट हो जाएगा जो भी आपका लास्ट बैलेंस है. लास्ट बैलेंस 500 यूनिट एट अ रेट ऑफ 44.5 में से 200 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है एंड द रेट विल बी 44.45. द अमाउंट ऑफ दिस टोटल लॉस विल बी 44.5 into 200 जो हमारा लॉस था, दैट मींस 8,890. अब इसका जब बैलेंस लिखेंगे तो बैलेंस फिर वापस वैसे कैसे लिखेंगे? 500 यूनिट में से 200 यूनिट एबनॉर्मल लॉस के वेस्ट हो गए तो मेरे पास बचे सिर्फ 300 यूनिट. रेट मेरा सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे और वैल्यू जो है वो आ जाएगी 22,223 माइनस 8,890, 13,333 की. आई होप ये आपको क्लियर है. इसके बाद 18 मार्च को नॉर्मल लॉस था 50 यूनिट का. नॉर्मल लॉस हम वैल्यू करेंगे नहीं, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसमें सिर्फ क्वांटिटी में फर्क आएगा और पर यूनिट रेट अब यहाँ चेंज हो जाएगा. So make sure that you always remember that in case of normal loss, quantity will decrease, total amount will be same and per unit rate will increase. तो अब यहाँ पर quantity कम हुई, 250 रह गई, 300 में से 50 normal loss में चली गई. Total amount or the total value will be same 13,333 and per unit rate will automatically increase. Now there will be a change in the rate. So it will be 13,333 divided by 250. पहले 44.45 की एक यूनिट की कीमत थी. अब नॉर्मल लॉस की वजह से 50 यूनिट का जो लॉस हुआ है उसकी वजह से बाकी यूनिट्स पे कॉस्ट बढ़ गई है. नाउ इट इज 53.33. लास्ट में रिटर्न्स दिए हुए थे 100 यूनिट्स आपके पास वापस आए थे जो आपने 20 फरवरी को बेचे थे. 20 फरवरी को जो मैंने बेचे थे मैंने या यूज किए थे 36.11 के अमाउंट पे. अब यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो गई एंड दिस विल बी 3611. तो टोटल जो मेरे पास अब क्वांटिटी है 250 पहले थी, 100 मेरे पास अब और आ गई, तो टोटल यूनिट मेरे पास है 350. वैल्यू के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से पहले 13,333 का स्टॉक था, अब मेरे पास 3611 का 3611 का और आ गया है. तो टोटल जो अमाउंट है स्टॉक का 350 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 16,944 की एंड द प्राइस पर यूनिट और द रेट पर यूनिट विल बी 16,944 डिवाइडेड बाय 350 व्हिच कम्स आउट टू बी 48.41. दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. आई होप कि ये अभी आप लोगों को क्लियर है. Okay, you have asked me to explain normal and abnormal in LIFO. LIFO का हमारी ये वाली शीट बनी थी. 3 जनवरी को LIFO के हिसाब से जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 25
100 units at a rate of 25, 100 units at a rate of 30 and 300 units at a rate of 50. ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था। अब 15 मार्च को इसके बाद मेरे पास 200 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ और मेथड में यूज कर रही हूँ लीफो। लीफो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लेटेस्ट परचेजेस हैं, सबसे आखिरी वाली जो परचेजेस हैं, उनको हम सबसे पहले यूज करेंगे। तो अगर मैं एबनॉर्मल लॉस दिखा रही हूँ तो एबनॉर्मल लॉस में क्वांटिटी भी होगी और रेट भी होगा और वैल्यू भी होगी, क्योंकि वो इंश्योर्ड भी हो सकता है। तो एवरी टाइम इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस इट हैज टू बी वैल्यूड। अब जो हमारी 300 यूनिट का नुकसान हुआ है एबनॉर्मल लॉस के केस में, फीफो मेथड के हिसाब से जो लेटेस्ट परचेजेस हैं, लास्ट परचेजेस हैं, उसमें से हम उसको यूज करके दिखा रहे हैं, खत्म करके दिखा रहे हैं। मुझे स्टॉक को कम करना है तो किस में से करूंगी? वो लास्ट वाले स्टॉक में से करूंगी। लास्ट वाला जो स्टॉक है वो 300 यूनिट्स का है, 300 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50। तो ये 200 यूनिट जो एबनॉर्मल लॉस के हैं, दीज विल बी टेकन अवे फ्रॉम दीज 300 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50। तो 200 यूनिट्स मेरे गए एबनॉर्मल लॉस के इस 50 रुपए के हिसाब से, तो टोटल लॉस हो गया 10,000 रुपए का। बैलेंस मेरे पास बचता है 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 25, 100 units at a rate of 30 and 100 units remaining out of the stock of 300 at a rate of 50। फिर 18 मार्च को 50 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस कभी भी वैल्यू नहीं होता है। जब ये वैल्यू नहीं होगा तो इसको हटाऊंगी कहाँ से? अब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ से जाएगी? वो जाएगी जो आपकी लास्ट परचेजेस थे। लास्ट परचेजेस कौन से थे? 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50। इसमें से 50 यूनिट आप नॉर्मल लॉस के डिडक्ट करोगे, तो जो 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50 थे 5000 के, वो मेरी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जो 5000 का वैल्यू का स्टॉक था, 100 यूनिट्स थे, नाउ दे विल बी ओनली 50 यूनिट्स और उसकी कीमत है 5000 रुपए। तो टोटल जो कॉस्ट है पर यूनिट, दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 50 रुपीज टू 100 rupees, and on 18th of March evening, the balance you have is 100 units at a rate of 25, 100 units at a rate of 30 and 50 units at a rate of 300। ये आपके पास स्टॉक बचता है। आई होप मनीषा आपको ये पॉइंट क्लियर है। इन केस यू हैव डाउट आप पूछ लीजिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में दीपक, एज यू हैव आस्क्ड कि क्वेश्चन में जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, आपको एंट्रीज दी हुई होंगी अलोंग विद द मेथड यू हैव टू यूज। तो हो सकता है आपको किसी एक मेथड से पूछा जाए, हो सकता है आपको दोनों तीनों मेथड से इकट्ठे इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए कहा जाए कि आपको लीफो भी बनाना है, वेटेड एवरेज भी। मेथड आपको लिखा होगा जो भी है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और समझा रही हूँ, लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस नहीं किया है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सेल्स की या जो इशू वाली एंट्रीज होंगी उसमें नॉर्मली क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया होता है और हम मेथड के हिसाब से करते हैं, तो ये तो होता ही है। अब अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में सेल्स की एंट्रीज के साथ में रेट दिया हुआ होता है, तो वो आपको रेट दिया होता है एक्चुअल सेलिंग प्राइस का, एट विच द यूनिट्स हैव बीन सोल्ड इन द मार्केट। वो जो रेट होगा उससे हमें शीट में कहीं यूज नहीं करना है उन रेट्स को। उस रेट से हम कैलकुलेशंस करते हैं, सेलिंग प्राइस दिया होता है तो सेल्स के अमाउंट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी सेम क्वेश्चन में इफ आई से, जो आपके पास क्वेश्चन था इसमें 15 जनवरी को एक हमारी एंट्री थी 100 यूनिट्स की कंजम्पशन की। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन लेट्स से सेल्स की एक एंट्री ये वाली थी आपकी 100 यूनिट्स की, एक आपकी 15 फरवरी की थी, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द सेल्स एंट्रीज, एक आपकी 20 तारीख की थी। उसके अलावा और सेल्स की एंट्री नहीं थी। सेल्स वाले कॉलम में एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस की है, एंड वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दीज टू अमाउंट, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। सिर्फ सेल्स वाली हमें देखनी है। तो ये 3 एंट्रीज थी। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये कहता है कि 15 जनवरी को जो मैंने सेल्स की है 100 रुपीज की, उसका जो सेलिंग प्राइस है, इट्स ए सेलिंग प्राइस इज 50 रुपीज। 15th February को जो थी उसका सेलिंग प्राइस इज लेट्स से 80 रुपीज, एंड 20th February को जो मैंने सेल्स की हैं उसका 120 रुपीज। ये आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस मान लीजिए दिया हुआ है। तो अब वो सेलिंग प्राइस को इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कहीं यूज नहीं करना, उसको कहाँ यूज करना है? द क्वेश्चन विल आस्क यू टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द प्रॉफिट यू हैव अर्न्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट की जो इक्वेशन होती है
ये आप सब जानते हो, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप जैसे मर्जी इसको लिख लीजिएगा। अब इसके लिए मुझे एक तो सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए या सेल्स पता होनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होनी चाहिए। अब सेलिंग प्राइस मुझे 3 दिए हुए थे, यहाँ से आप क्वांटिटी लिखो यहाँ पर ही, मतलब ये वर्किंग नोट्स में कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, मैं सिर्फ इजीली आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से कौन सी एंट्रीज ली है, इसलिए यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। The quantity will be 15th जनवरी को सेल्स थी 100 यूनिट्स की, फरवरी को 200 की थी और 20 तारीख को भी 200 की थी। तो इससे मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ मल्टीप्लाई करके। 100 यूनिट मैंने 50 रुपए पे बेची हैं, इसका मतलब 5000 पे बेची होंगी। इसी तरह आपने 200 यूनिट्स बेची थी 80 रुपए पे, तो 16000 की सेल्स हुई होंगी। फिर आपने 200 यूनिट्स बेची 120 रुपए पे, 24000 की सेल्स हुई होंगी। अब मैं अगर टोटल करूं तो टोटल विल गिव मी द टोटल अमाउंट ऑफ sales at which these 3 sales have been done for particular time period। तो 45,000 रुपए की मैंने टोटल सेल्स की हैं, which is inclusive of some profit margin। अब प्रॉफिट मार्जिन के लिए मैं कैलकुलेशन COGS की करूं तो मेरे पास प्रॉफिट के लिए सेल्स की फिगर तो आ गई 45,000 रुपीज, लेकिन COGS कहाँ से लाऊं? COGS आपको क्या करना है, ये जो हमने टेबल बनाई है दिस इज एट द कॉस्ट प्राइस ओनली, इसमें हमने सेलिंग प्राइस तो कहीं लिया नहीं है, कॉस्ट प्राइस पे था। तो इसका मतलब जो मैंने ये 3 एंट्रीज हाईलाइट करके आपको दिखाई थी, ये तीनों सेल्स की थी, तीनों की जो अमाउंट है वो क्या है, दे हैव बीन मार्क्ड एट द कॉस्ट प्राइस। 100 200 यूनिट जो है वो 30 40 40 पे जो की हुई है वो उनके कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब 3000 8000 और 8000 यानी 19000। अगर मैं बात करूं ये क्या हो गया, दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 19,000। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशंस करूं तो इट विल गिव मी 26,000 रुपए, which is the profit figure। This is how you have to calculate the profitability in at the time of preparation of these inventory sheets। I hope ये आप लोगों को क्लियर है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मैंने आपको बेसिक चीजें समझा दी हैं। आई एम जस्ट फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर। कुछ चीजें हो सकता है कि अभी रह गई हैं, छोटी छोटी मेन चीजें मैंने आपको करा दी हैं। इन केस यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस यू गो फॉर प्रैक्टिसिंग, अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी थोड़ा सा शायद आप लोगों ने व्हाट्सएप पे शायद ग्रुप्स में मैसेजेस डाले हुए हैं, बट जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउअडेज, you may find that I'm not replying to your messages right now. Just give me a week's time. The moment I'll be okay, I'll solve all your queries in case you have your questions regarding your paper. Okay, as far as the examination point is concerned, शिवम, you have asked me कि एग्जाम के बारे में बता दूं। एग्जाम आपके होंगे मार्च एंड में या अप्रैल में। आप मान के चलिए कि मार्च एंड में आपके एग्जाम्स हैं रेगुलर कॉलेज के साथ में, एंड यू विल बी हैविंग 5 क्वेश्चंस इन ऑल टू बी डन। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए जो चैप्टर्स हैं, सॉरी, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक्स, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो, जे.आर. मोंगा, डी.के. गोयल या बी.के. गोयल, उसमें से आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक थ्योरी क्वेश्चन होगा। थ्योरी के लिए अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि 25 नंबर की थ्योरी कम से कम होती है, बट क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हैं तो मे बी कि थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। इट्स नॉट फिक्स्ड कि 25% ही होगी। एक क्वेश्चन आपका फाइनल अकाउंट्स का होगा एंड द चॉइस विल बी विद एनपीओ। फिर एक क्वेश्चन आपका डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री का होगा, दोनों मैंडेटरी आपके लिए करना। थर्ड यूनिट इज कवरिंग द 4 चैप्टर्स। एक हायर परचेज का, ये एक हायर परचेज का है। हायर परचेज के अलावा में यू फाइंड द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग फॉर लीज एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग। थर्ड यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स हैं। मेन जो इन 4 में से हैं वो आपके लिए ब्रांच अकाउंट और हायर परचेज अकाउंट है, फुल फ्लेज्ड, जिनमें से क्वेश्चंस होते हैं। अकाउंटिंग फॉर लीज वाला जो चैप्टर है उसमें से थ्योरेटिकल आता है, बहुत ज़्यादा उसका प्रैक्टिकल का आपको नहीं करना है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वो टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होंगे। वेयर यू विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ
मैक्सिमम ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स, तो 2 या 3 डिपार्टमेंट्स दिए होंगे और आपको उनके अकाउंट्स बनाने होंगे, जिसमें अकाउंट्स में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज़्यादातर पूछा जाता है। लास्ट में आपके पास जो चैप्टर है, लास्ट यूनिट जो है, दैट इज बेसिकली टैली, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। टैली में जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसोर्स कंस्ट्रेंट, आप लोग क्योंकि एसओएल से पढ़ रहे हो, आप लोगों की लैब नहीं लग पाती है, तो टैली सॉफ्टवेयर यूज करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं हो पाएगा, बट जब पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको उस तरह से सोल्यूशन शीट पे ही करनी है जैसे हम टैली पे करते, कि क्या प्रोसेस है, हम क्या टाइप करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। और अगर एंट्रीज हैं तो उसको हम किस तरह से टैली पे अगर करते तो सॉल्व करते, बट इट हैज टू बी डन ऑन द शीट इटसेल्फ। जब एग्जाम आप करोगे, एज ऑफ नाउ इट विल बी एन ऑनलाइन एग्जाम, तो मेक श्योर आपका जो पोर्टल है, आपका जो डैशबोर्ड है, वहां पर लिंक आएंगे, वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको डाउनलोड करना है विद इन द टाइम लिमिट 3 घंटे की, प्लस एडिशनल 1 आवर टू डाउनलोड एंड अपलोड द आंसर शीट, तो टोटल 4 घंटे आप लोगों को मिलेंगे। आपको 3 घंटे में क्वेश्चन शीट पे सॉल्व करके स्क्रीनशॉट्स उसके आपको पीडीएफ कन्वर्ट करनी है कैमरे से फोटो लेकर। तो ये सब चीज़ों की आप पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप जब पिक्चर ले रहे हैं अपने शीट्स की वो क्लियर हो, आपको पीडीएफ उसको कन्वर्ट करनी आती है, ताकि एक ही पीडीएफ आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। अब बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी दैट विल बी given by the university along with the SOL people, they will give you the instructions there only कि आपको किस तरह से अपलोड करना है, so that you can upload your answer sheet on your portal। बट इस तरह का काम आप पहले से एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा कहाँ आपको किस तरह से करना है। ओके, अभी आज हम लोग अभी एक नया चैप्टर और शुरू करने वाले हैं विच इज़ द ब्रांच अकाउंटिंग। उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल अगर शुरू करेंगे, branch accounting is basically ब्रांच अकाउंटिंग में हम करते क्या है, जब हमें बिजनेस की एक्सपेंशन करनी होती है तो हम अलग अलग जगह पे ज्योग्राफिकल लोकेशंस अगर हम बात करें एक सेकेंड रुको, I'll share this the PDF on your Google Classroom later on after the class, अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। धनंजय, आपने किस चीज की कैलकुलेशन बेटा डाली है इस पे? ओके, ब्रांच अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा बिजनेस सेटअप हुआ है, वी वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, हम लोग हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है Shaira, who told you that I'm teaching you second semester topic? You have written in the message कि मैं second semester का क्यों पढ़ा रही हूँ। ये second semester का नहीं है, ये first semester का ही है। Don't get confused. I don't know कि आपको ये कैसे लग रहा है कि second semester का पढ़ाया जा रहा है। No teacher is going to teach you second semester concepts. All this is in your first semester only. और धनंजय, आपने किस चीज के लिए अपना वो कैलकुलेशंस कौन सी भेजी है? आई डोंट नो। ओके, गूगल क्लासरूम वोंट बी कोड। अभी आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम और नेट के चक्कर में। लेट मी फिनिश द लेक्चर, आई विल शेयर द कोड आफ्टर द कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग डन। Okay, now the concept of branch accounting says that when you have any business which is already set up, you want to go for expansion of your business. अब मेरा मान लीजिए बिजनेस है दिल्ली में, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, सेटअप पूरा अच्छे से है, आई एम अर्निंग वेल, तो मुझे लगेगा कि जो मेरा मेन टारगेट क्या है, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, मैक्सिमाइज करना अपने प्रॉफिट को। अब उसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि मैं मार्केट में पेनिट्रेट ज़्यादा कर जाऊँ, आई कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट सो दैट आई कैन हैव मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम दैट मार्केट। अलग अलग मार्केट में एंटर कर जाऊँ ताकि और जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको भी मेरा प्रोडक्ट मिले, एंड आई विल बी एबल टू सेल टू हैव मोर सेल्स, टू आई विल बी द सेल्स विल बी इंक्रीज देयरबाय इंक्रीजिंग माय प्रॉफिटेबिलिटी।
अब उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने बिजनेस की ब्रांचेस ओपन कर दी अलग अलग जगह पे, डिफरेंट लोकेशंस पे। तो मेरा अगर बिजनेस सेटअप है दिल्ली में और मुझे रिसर्च से ये पता चला कि जो मैं प्रोडक्ट को बेच रही हूँ या जो सर्विसेज दे रही हूँ, मैं अगर उनको चंडीगढ़ में दूंगी तो उसकी डिमांड है वहाँ पर, इट विल बी, आई कैन इजिली कैप्चर द मार्केट देयर। तो व्हाट आई डू इज, अब मैंने बिजनेस को शुरू कर, अपने मैंने बिजनेस वहाँ पे भी सेट कर दिया कि वहाँ पे भी मैं सर्विसेज दे सकती हूँ, ये प्रोडक्ट दे सकती हूँ, आई कैन अर्न मोर। फिर मुझे पता चलता है हैदराबाद में भी ऐसा हो सकता है। तो पूरा का पूरा रिसर्च करने के बाद मैं अपने बिजनेस की ब्रांचेस ओपन कर देती हूँ अलग अलग लोकेशंस पे। तो एक पॉइंट है वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, मैंने अपने बिजनेस को सेट किया है ताकि मैं और पैसे कमा सकूँ, मार्केट कैप्चर ज़्यादा कर सकूँ, सेल्स ज़्यादा कर सकूँ और प्रॉफिट ज़्यादा कर सकूँ, प्रॉफिट बढ़ा सकूँ। ठीक है, जब हम बिजनेस में ब्रांचेस की बात करते हैं तो ब्रांच मेरे अपने बिजनेस की है, मेन मोटिव प्रॉफिट कमाने का है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं। जब डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करते हैं तो ब्रांचेस की कैटेगराइजेशन आ जाती है हमारे पास। एक है कैटेगरी इनलैंड ब्रांच, दूसरी है फॉरेन ब्रांच, तीसरी या इसी में आप इसको डोमेस्टिक वाली कह सकते हो। इनका क्या मतलब है, एक इनलैंड ब्रांच, एक फॉरेन ब्रांच या डोमेस्टिक ब्रांच, इनलैंड ब्रांच को भी बोला जाता है, एक कैटेगरी ब्रांच की होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ब्रांच की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। इफ द लोकेशन इज विद इन सेम कंट्री, अब यहाँ पर होगा क्या, एक मेन बिजनेस है विच इज नोन एज हेड ऑफिस, उसके अलावा बाकी सारी की सारी ब्रांचेज हैं। तो इफ द ब्रांचेज आर लोकेटेड इन द सेम कंट्री वेयर द हेड ऑफिस इज सिचुएटेड, तो वो इनलैंड ब्रांचेज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बोला कि मेरा जो मेन ऑफिस है, रजिस्टर्ड मेन हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, मेन बिजनेस जो सेटअप है। अब उसके बाद मैंने दिल्ली के बाद हैदराबाद में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, कैलकाटा में अपने ब्रांचेस ओपन कर दिए। तो अगर विद इन इंडिया में कहीं पर भी ब्रांच ओपन करती हूँ तो दे विल दोज ब्रांचेस विल बी द डोमेस्टिक ब्रांच और द इनलैंड ब्रांच। दूसरी होती है फॉरेन ब्रांच, एज द नेम सजेस्ट कि हेड ऑफिस एक कंट्री में है और ब्रांच किसी और कंट्री में है। तो मैंने हेड ऑफिस दिल्ली में खोला हुआ है लेकिन लंदन में ब्रांच है, तो वो क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो फॉरेन ब्रांच कहलाएगी। तो ये ब्रांच की कैटेगराइजेशन अगर आप करोगे तो ये दो तरीके से कैटेगरी हो गई, जहां पर वी आर टॉकिंग ऑफ द इनलैंड ब्रांच एंड द फॉरेन ब्रांच। इसके अलावा में कैटेगरी होती है डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्या मतलब होता है, इफ आई से डिपेंडेंट ब्रांच, इसका मतलब जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है वो डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट किस पे है, ब्रांच डिपेंडेंट है हेड ऑफिस पर, किस चीज के लिए, सारी बातों के लिए। ब्रांच के अकाउंट्स बनेंगे तो वो भी हेड ऑफिस बना रहा है, ब्रांच की कंट्रोलिंग भी हेड ऑफिस कर रहा है, मॉनिटरिंग, रेगुलेटिंग, खर्चे जो भी हो रहे हैं ब्रांच के वो सब हेड ऑफिस करता है। तो वो अगर इस तरह के सारे काम, सारी कंट्रोलिंग, सारी रेगुलेटिंग, मॉनिटरिंग सब अगर हेड ऑफिस करेगा तो दैट विल बी द डिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन अगर ब्रांच को हेड ऑफिस कहता है कि ठीक है आप अपने हिसाब से काम कर लो, आप हिस्सा तो मेरा ही हो, आप काम अगर अलग कर रहे हो, आपके अकाउंट्स आप खुद बनाओगे, आपके जो खर्चे होंगे वो आप खुद देखोगे, मेरा हिस्सा हो जरूर बट सारी वर्किंग आपकी अलग है, तो वो आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है जिसपे कि हेड ऑफिस का कंट्रोल नहीं होता है डायरेक्ट। हिस्सा होने के बावजूद भी वो अलग तरीके से पूरा का पूरा काम होता है, तो वो होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, आपको डिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्वेश्चंस करने हैं व्हेन द ब्रांच इज डिपेंडेंट एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स। और डोमेस्टिक ब्रांच, इनलैंड ब्रांच, फॉरेन ब्रांच हमें नहीं पढ़नी, इंडिपेंडेंट ब्रांच हमें नहीं पढ़नी है, हम लोगों को सिर्फ डोमेस्टिक ब्रांच यानी इनलैंड ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच का केस पढ़ना है। व्हेन द ब्रांच विल बी डिपेंडेंट फॉर ऑल द एक्सपेंडिचर्स, इसका मतलब all the expenses of the branch will be borne by the head office, all the working, all the controlling, all the monitoring will be the whole branch will be under the control and monitoring of the head office। जितने मेन खर्चे हैं वो हेड ऑफिस बेयर करेगा और जो ब्रांच का मैनेजर है he will be getting refund directly from head office for major expenses along with the petty cash for bearing petty expenses। तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आपको सिर्फ उसमें इनलैंड ब्रांच का, डिपेंडेंट ब्रांच का केस पढ़ना है।
अब यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट और आपके लिए नया है, वो नया ये है जो आपको जिस पे फोकस करना है, दैट इज बेसिकली द प्राइस एट विच द गुड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द ब्रांच सो दैट दे कैन सेल इन द मार्केट। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ दो तरीके के प्राइसेस पढ़े हैं अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट में। एक हमने पढ़ा है कॉस्ट प्राइस और एक पढ़ा है हमने सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस। ये दोनों क्या होते हैं? कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली द प्राइस एट विच द एसेट हैज बीन एक्वायर्ड, और अगर मैं बिजनेस के हिसाब से बात करूं तो अगर मैंने बनाया है प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर किया है, खरीदा नहीं है आगे बेचने के लिए, तो कॉस्ट प्राइस विल बी द प्राइस एट विच द एसेट और द स्टॉक हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड। तो कोई भी प्रोडक्ट मैंने बनाया है उसके लिए जो कीमत लगाई है वो कॉस्ट प्राइस है, या मैंने बनाया खरीदा आगे बेचने के लिए, तो जिस प्राइस पे मैंने उसको खरीदा है वो कॉस्ट प्राइस है। तो आगे मतलब बेचना है मुझे, ठीक है, तो ये दोनों कॉस्ट, मैं बना के बेच रही हूँ या मैं बनाया लेके आगे बेच रही हूँ, तो दोनों में से जो भी प्राइस होगा दैट विल बी द स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैंने अभी एक्सेल की शीट दिखा रखी थी, देखो अभी मैंने दोबारा से एक्सेल की शीट आपको दिखाई शेयर की है। आई होप कि वो अभी विजिबल है। People just check whether the Excel sheet is visible to you or not. Okay, now the concept of selling price is this, it's the price at which the product has been sold to the ultimate consumer, और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा होता है। इसको अगर मैं इक्वेशन के टर्म्स में हम बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट मार्जिन। मैंने अगर कोई चीज 100 रुपए पे बनाई, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए हो गई, 150 रुपए में मैंने उसको बेचा तो प्रॉफिट कितना आया? 50 रुपए का। ये आप लोगों ने सब कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, लोड मार्जिन, लोड प्राइस यू कैन से, और द इनवॉइस प्राइस। जब हेड ऑफिस, अब हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच की, यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के अलावा में जो प्राइस की बात करनी है, समझना है, दैट इज लोड मार्जिन एंड द इनवॉइस प्राइस। ये क्या होते हैं? जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा मार्केट में बेचने के लिए, कंसाइनमेंट जाएगी, गुड्स डिस्पैच होंगे, बिल भी बनेगा, उसमें डिस्क्रिप्शन भी होगा जिसमें कितनी हम क्वांटिटी भेज रहे हैं, क्या उसकी प्राइस है, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम उसमें लिखेंगे। तो जो बिल बनता है उसको हम बोलते हैं इनवॉइस, जिसमें डिटेल होगी, हाउ मेनी हाउ मच what is the rate, what is the quantity which has been sent to the branch so that they can sell in the product in the market, कोई कलर डिस्क्रिप्शन है, आइटम का कोई डिस्क्रिप्शन है, तो वो सारी की सारी डिटेल उसमें होती है। जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देता है, बिल जनरेट जो करेगा, जो इनवॉइस होगी, उस पे प्राइस जो होगा वो या तो कॉस्ट प्राइस होगा या वो इनवॉइस प्राइस होगा। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब तो है कि मैंने बनाया है जितने पे, उतने पे मैंने आपको दे दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल जो लिया कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। अब पहला कॉन्सेप्ट है गुड्स सेंट, आपके अकाउंट्स बनेंगे, अकाउंट्स आपके दो तरीके से बनते हैं, एक बनता है गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्राइस, और एक कॉन्सेप्ट होता है गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। अब ये दो कॉन्सेप्ट में ही आपका लोड मार्जिन और इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट आता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब है, मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि 10,000 यूनिट्स मैंने आपको दी है हेड ऑफिस ने। गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्राइस का मतलब है गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। 10,000 यूनिट्स दी एट कॉस्ट प्राइस का मतलब 100 रुपए मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, मतलब आपके पास इतनी वैल्यू का स्टॉक आया। ठीक है, जब गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्राइस होंगे तो जो भी हेड ऑफिस ब्रांच को जब भी गुड्स देता है, जब बिल पे जो भी रेट होगा उस पर लिखा होता है इट इज एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस। अब मैं कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट पहले बता रही हूँ। अब उसका मतलब ये लिखा होगा कि मैंने आपको मान लीजिए
1000 यूनिट्स दिए हैं 100 रुपए के हिसाब से, आपको 1 लाख रुपए का मैंने स्टॉक दे दिया है जो आपको मार्केट में बेचना है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। Whenever the goods are being sent by head office to branch at cost price, that becomes the minimum selling price at which the products can be shown or can be sold in the market. जब भी हेड ऑफिस गुड्स ब्रांच को देता है, चाहे वो कॉस्ट प्राइस पे हो, चाहे वो इनवॉइस प्राइस पे हो, जो भी होगा वो बिल पे लिखा होगा कि वो कॉस्ट प्राइस है या वो इनवॉइस प्राइस है, तो जो भी अमाउंट लिखा होगा उसका मतलब है कि वो प्राइस मिनिमम सेलिंग प्राइस होगा जिस पे कि ब्रांच मार्केट में प्रोडक्ट को बेचेगी। तो अगर कंपनी ने, हेड ऑफिस ने गुड्स दिए हैं 100 रुपए के हिसाब से, विच इज द कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब मार्केट में जब ब्रांच इन गुड्स को बेचेगी तो 100 रुपए से कम पे नहीं बेच सकती है। 100 रुपीज विच इज द कॉस्ट प्राइस at which they have received the goods from head office, that is the minimum selling price at which they can sell the product. 100 रुपए से कम पे नहीं बेचेंगे, या तो 100 रुपए पे बेचेंगे या उससे ज्यादा पे बेचेंगे। तो जो भी अमाउंट, जो भी क्वांटिटी वो 100 रुपए में बेचेंगे। तो एक्चुअली अगर मैं देखूं तो कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वही कॉस्ट प्राइस है। तो इन केस कंपनी जो ब्रांच है, ब्रांच अगर इसमें से लेट्स से 500 यूनिट्स बेचती है 100 रुपए के हिसाब से, तो 50,000 की सेल्स तो हुई, लेकिन इन पर कोई भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं क्योंकि वो तो कॉस्ट प्राइस पे बिक गई। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। अब कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी ये चाहती है, अब बाकी 500 यूनिट अगर वो मान लीजिए हायर अमाउंट पे बेचेंगे तो जो भी हायर अमाउंट होगा, जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी प्रॉफिट। अब इस चक्कर के चक्कर में, इस सिचुएशन के चक्कर में कि कंपनी अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचती है तो वो मिनिमम सेलिंग प्राइस होगा बाय डिफॉल्ट, एट व्हाटएवर रेट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग गुड्स टू ब्रांच, दैट इज द मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो वो कॉस्ट प्राइस की बजाय क्या करती है, वो उसको इनवॉइस प्राइस पे देती है। अब इनवॉइस प्राइस का मतलब है, अब दूसरी सिचुएशन आई, मैंने आपको 1000 यूनिट्स तो दिए लेकिन इनवॉइस प्राइस पे दिए जो कि मैंने कहा 120 रुपए है, तो मैंने आपको 1,20,000 के गुड्स आपको दिए, टोटल वैल्यू 1000 यूनिट्स, और रेट मैंने दिया 120 रुपए। अब जब बिल जनरेट करूंगी तो उस पर लिखा होगा गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। अब पहली चीज, इनवॉइस प्राइस का क्या मतलब है? इनवॉइस प्राइस का मतलब है कि मैं ये अगर चाहती थी कि जो मैं 1000 यूनिट्स ब्रांच को दे रही हूँ उस पे मुझे हर यूनिट पे कम से कम 20 रुपए का प्रॉफिट हो, तो मैंने वो 20 रुपए पहले ही ऐड कर दिए जो मैं हर यूनिट पे कम से कम अर्न करना चाहती थी एज प्रॉफिट। तो इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज विच इज द कॉस्ट प्राइस, I added 20 rupees of profit margin in the cost price and supplied the goods at a rate of 120. Now in this 120, 100 is the cost price and 20 is the प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने अपनी तरफ से पहले ही ऐड कर दिया है। बिका नहीं है अभी तक लेकिन पहले ही ऐड कर दिया है। अब क्या होगा, ब्रांच को गुड्स मिले 120 रुपए पे विच इज द इनवॉइस प्राइस, जिसमें कि ब्रांच को नहीं पता कि प्रॉफिट मार्जिन कितना मैंने ऐड किया हुआ है क्योंकि ब्रांच को कॉस्ट नहीं पता। अब उसको ये पता है सिर्फ कि इस 120 में कुछ प्रॉफिट मार्जिन है, कितना है मुझे नहीं पता। अब क्या होगा, जो रेट पे मैंने दिया है यानी 120 पे, वो ऑटोमेटिकली मिनिमम सेलिंग प्राइस बन गया। तो अब ब्रांच जब भी मार्केट में प्रोडक्ट को बेचेगी तो 120 बाय डिफॉल्ट विल बी द मिनिमम सेलिंग प्राइस एट विच दे कैन सेल द प्रोडक्ट। इसका मतलब हेड ऑफिस को हर यूनिट पे मिनिमम से मिनिमम 20 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा, जो कि पिछली सिचुएशन में जरूरी नहीं था जब हम कॉस्ट प्राइस पे दे रहे थे क्योंकि वो मिनिमम सेलिंग प्राइस था। तो हो सकता है ब्रांच कहे कि भी नहीं बिक रहा, मैं तो 500 यूनिट 100 रुपए पे बेच दी, अब प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, मैं बेच सकता था 100 रुपीज में, मैंने बेच दिए। अब यहाँ पर हर यूनिट पे कम से कम 20 रुपए का प्रॉफिट कंपनी को होगा ही होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इनवॉइस प्राइस का अभी तक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा कि इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ होता है जिसको हम ब्रांच अकाउंट में लोड मार्जिन कहते हैं, यानी जो मैंने पहले से ही प्रॉफिट अर्न नहीं किया है मगर मैं हर यूनिट पे चाहती थी कि इतना प्रॉफिट हो कम से कम, वो मैंने ऐड कर दिया। तो कम से कम 20 रुपए मुझे चाहिए ही चाहिए वरना मुझे बेचना ही नहीं मार्केट में। तो वो लोड मार्जिन 20 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मैंने जो पहले ऐड किया हुआ है वो लोड मार्जिन कहलाता है और इनवॉइस प्राइस बन जाता है कॉस्ट प्राइस प्लस लोड मार्जिन। इनवॉइस प्राइस इज द लोड मार्जिन प्लस द कॉस्ट प्राइस। तो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 20 रुपए का प्रॉफिट मैं कम से कम हर यूनिट पे चाहती थी, तो 120 रुपए का इनवॉइस प्राइस बनकर निकल कर आया जिस पर मैंने गुड्स
मार्केट अपनी ब्रांच को सप्लाई किए ताकि वो मार्केट में बेच सके। तो अब हमें कम से कम 20 रुपए का प्रॉफिट हमेशा आएगा ही आएगा। अब आपको जो क्वेश्चन करने हैं, हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आपको इसके अलावा क्वेश्चन में एंट्रीज के अलावा में जो हम अकाउंट्स बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोड मार्जिन या लोड, आप जो भी लिखना चाहें। ये इक्वेशन और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो इसमें आपके अलग अलग मेथड्स हैं। अब गुड्स जब हम भेज रहे हैं हेड ऑफिस से, तो हेड ऑफिस कैन सप्लाई गुड्स एट कॉस्ट प्राइस ऑल्सो, हेड ऑफिस कैन सप्लाई गुड्स एट इनवॉइस प्राइस ऑल्सो, जैसे उसको ठीक लगता है। अब अगर कॉस्ट प्राइस पे बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो इनवॉइस प्राइस पे बनता है तो हमें लोड मार्जिन की एंट्रीज को रिवर्स करना होता है क्योंकि वो तो प्रॉफिट मार्जिन है। अब मान लीजिए एक सिंपल से कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, हमारा जैसे ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, तो पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा ही बनेगा बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे सारे स्टॉक की ही बात कर रहे हैं। अब स्टॉक को मैंने अगर भेजा है इनवॉइस प्राइस पे, तो स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्टॉक हैज टू बी recorded in the books of accounts at cost price or market price whichever is less। तो मैं इनवॉइस प्राइस पे दिखा नहीं सकती हूँ, इट हैज टू बी एट कॉस्ट प्राइस ओनली। तो उसमें अब यहाँ पर अगर मैंने इनवॉइस प्राइस पे भेजा है हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो मैं स्टॉक अकाउंट या बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं स्टॉक से रिलेटेड वो मैं इनवॉइस प्राइस पे दिखा रही हूँ, यानी प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ है। अब प्रॉफिट मार्जिन जाना कहाँ चाहिए था, नेट प्रॉफिट की फिगर में, दिखा मैंने कहाँ दिया, स्टॉक के अकाउंट में, स्टॉक में, तो मुझे स्टॉक से निकाल के प्रॉफिट की फिगर में दिखाना होता है। वी हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट दिस कॉन्सेप्ट यू नीड टू लर्न कि इनवॉइस प्राइस और लोड प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि इनवॉइस प्राइस या कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपए है और लोड के लिए आपको दिया हुआ है 20% ऑन लेट्स से कॉस्ट प्राइस, और आपको इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना है। तो इसमें तो सिंपल सी कैलकुलेशंस थी, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोड, और लोड के लिए 20% ऑन कॉस्ट प्राइस था, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती थी। 1 लाख रुपए कॉस्ट प्राइस थी प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया 1 लाख का 20%। तो ये इक्वेशन से मुझे अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया 1,20,000 रुपए। ठीक है, 1,20,000 क्या आया, इनवॉइस प्राइस। इस क्वेश्चन इस एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब यहाँ पर ही सेम इसमें लिखा होता कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज है, लोड जो है लोड इज लेट्स से 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ लोड, तो कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, इनवॉइस प्राइस मुझे कैलकुलेट करना था, इनवॉइस प्राइस आपके लिए हो गया x इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इज 1 लाख रुपीज प्लस 20% मीन्स 1/5 इंटू इनवॉइस प्राइस है x। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो x हमने क्या माना था, इनवॉइस प्राइस, तो वो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी इनवॉइस प्राइस की। नाउ दिस मैथमेटिकल इक्वेशन नीड्स टू बी सॉल्व, तो x माइनस 1/5 x आ जाएगा, तो इट विल बी 4/5 x इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। तो x इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 5/4, 1,25,000। अब ये 1,25,000 क्या आया, इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1 लाख रुपए, इसका मतलब 25,000 का इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ था, विच वाज लोड मार्जिन। तो इस तरह से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होंगी दो, उनके बेसिस पर आपको इक्वेशन बना के सही से कैलकुलेशंस करनी है, क्योंकि 1,20,000 जो इनवॉइस प्राइस है और 1,25,000 और 25,000 जो लोड मार्जिन है, ये सब फिगर्स को हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना होता है। तो मेक श्योर दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। I hope this is clear. शिवम, यू हैव आस्क्ड मी कि लोड प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। एक्चुअली आप ये कह सकते हो समझने के लिए कि जो लोड मार्जिन है, लोड प्राइस या लोड मार्जिन, दैट इज बेसिकली अ परसेंटेज और द प्रॉफिट, सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच हैज बीन एडेड बाय द हेड ऑफिस while supplying goods to the branch। अब मिनिमम प्राइस अगर मैं मान लीजिए कहूँ कि इनवॉइस प्राइस इस वाले एग्जांपल पे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया अभी, कॉस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए, इनवॉइस प्राइस है 1,25,000, लोड मार्जिन है 25,000। इसका मतलब मैं अगर हेड ऑफिस को गुड्स सप्लाई करती 1 लाख की कॉस्ट के, तो वो 1 लाख पे अगर 1 लाख पे ही बेच देते तो मुझे कोई फायदा नहीं होता। इन 1 लाख के गुड्स पे मुझे 25,000 रुपए का कम से कम प्रॉफिट अर्न करना है अगर, तो मैंने क्या किया कि मैंने बजाय उसको 1 लाख पे देने के, मैंने उनको 1,25,000 रुपए पे दिए।
25,000 का प्रॉफिट मार्जिन मैंने पहले ही ऐड कर दिया। अब कम से कम जब भी ब्रांच उन गुड्स को बेचेगी मार्केट में, तो कम से कम, आई एम जस्ट रिपीटिंग दी वर्ड्स, कम से कम मिनिमम जो मुझे प्रॉफिट होगा वो 25,000 का होगा। हो सकता है कि जो इनवॉइस प्राइस 1,25,000 है, मार्केट में डिमांड मेरे प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा बढ़ गई और मार्केट में वो 3 लाख रुपए का बिक गया। अब वो 3 लाख रुपए का अगर बिक जाएगा तो 1,25,000 का, तो अगर ये 3 लाख रुपए का एक्चुअली में बिका, इनवॉइस प्राइस था 1,25,000, तो ब्रांच के हिसाब से अगर प्रॉफिट देखूं तो ब्रांच ने जो मुझे प्रॉफिट कमा के दिया, जो उनको मालूम है, वो 1,75,000 का कमा के दिया है। मगर जो इनवॉइस प्राइस था 1,25,000, उसमें भी 25,000 प्रॉफिट के थे। तो इसका मतलब ये 25,000 का भी प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड होने की वजह से मुझे एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 2 लाख का। लेकिन कम से कम मिनिमम जो मुझे पैसा मिलेगा वो 25,000 का प्रॉफिट कम से कम होगा ही होगा। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कैन बी मोर देन द इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब जितने पे भी मैनेजर ब्रांच वाले हायर प्राइस पे बेच सकते हैं वो तो बेचेंगे ही बेचेंगे, एवरीवन वांट्स टू हैव अ मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन कम से कम वो इतने अमाउंट पे बेचेंगे कि मुझे 25,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। हाँ, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जिसकी वजह से मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो गई है खत्म और आप उनको मार्केट 100 रुपए पे भी बेच नहीं पा रहे हो, 125 रुपए के हिसाब से नहीं बेच पा रहे हो। अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, 125 रुपए इनवॉइस प्राइस थी, तो आप 125 पे नहीं बेच पा रहे हो। तो ब्रांच वाले अपनी मर्जी से प्राइसेस 125 से नीचे नहीं कर सकते हैं। दे नीड्स टू टेक परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफिस कि भाई मार्केट में हो गई है डिमांड खत्म, 120 रुपए में, 115 रुपए में, 90 रुपए में मेरे पास कस्टमर है जो खरीद सकता है, आप परमिशन दो तो हम बेचें। अब फिर वो हेड ऑफिस आपको परमिशन देगा कि हाँ ठीक है आप बेच दो, कि कुछ तो पैसा निकल रहा है ना, हो सकता है डिमांड एकदम खत्म हो जाए, तो आप कुछ तो अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाओगे। बट जो भी बिल जनरेट होगा, चाहे वो कॉस्ट प्राइस का है, चाहे वो इनवॉइस प्राइस का है, उससे कम पे मार्केट में आप हेड ऑफिस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकती है। तो दैट इज द मिनिमम सेलिंग प्राइस। और अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो मुझे पता है कि कम से कम प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा। दिस इज हाउ ऑल दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कहीं डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इसके जो मेथड्स हैं अकाउंट्स बनाने के, वो हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। इनवॉइस प्राइस और लोड मार्जिन का आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर है। In case you have any query, just type in the question answer box. Otherwise, we'll end our today's class and we'll continue next week with the questions of branch accounting. Okay, Shivam, you have asked me कि what was the profit of branch. ब्रांच का देखो, ऐसा अगर ब्रांच के प्रॉफिट की बात करोगे तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं अपनी इस सिचुएशन की बात करूं, अपने इस एग्जांपल की ही बात करूं, तो जो एक्चुअल जो प्रॉफिट आया है वो इन सेल्स पे 2 लाख रुपए का आया है। और ये 2 लाख रुपए कहाँ से आए हैं, ये आपको इसी ब्रांच ने कमा कर दिए हैं। तो अगर जब डिपेंडेंट ब्रांच की हम बात करते हैं तो अकाउंट्स बनाती है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस इस ब्रांच का अकाउंट बनाएगी कि मुझे इस ब्रांच से कितना फायदा हुआ। तो इस ब्रांच का ही ये प्रॉफिट है, लेकिन ब्रांच भी हिस्सा किसका है, हेड ऑफिस का। तो एक्चुअली ये पैसे कमाए ब्रांच ने जरूर है, लेकिन हेड ऑफिस के लिए कमाए। तो ब्रांच में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो तो अपने सैलरी पे काम कर रहे हैं, वेजेस पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग प्रॉफिट व्हेन दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट। तो ये प्रॉफिट बिजनेस का है। अब ब्रांच के लिए भी जब हम खर्चों की बात करते हैं तो हेड ऑफिस देगा। ब्रांच जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ब्रांच प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है हेड ऑफिस को। इसके अलावा भी जब ब्रांच सेल्स करेगा तो ब्रांच के पास जो ऑप्शन होती है, ब्रांच कैन सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट ओनली ऑन कैश बेसिस अनटिल एंड अनलेस द हेड ऑफिस गिव्स देम परमिशन कि वो आप प्रोडक्ट को मार्केट में क्रेडिट बेसिस पर बेच सकते हो। अपनी मर्जी से ब्रांच क्रेडिट बेसिस पर क्रेडिट सेल्स नहीं कर सकता है मार्केट में जब तक कि उनको हेड ऑफिस से परमिशन नहीं मिलेगी। एक चीज कि आपको परमिशन चाहिए क्रेडिट सेल्स करने के लिए। दूसरी चीज कि जैसे ही ब्रांच प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेगी, सेल्स करती हैं, तो कैश सेल्स अगर हैं तो उसी दिन जिस दिन आपने सेल्स की आपके पास कैश आ गया। क्रेडिट सेल्स अगर आपने की है विद द परमिशन ऑफ हेड ऑफिस, तो जैसे ही आपके डेटर्स ने आपको पैसा कभी भी दिया, सेम डे आपको वो पैसा हेड ऑफिस को रेमिट करना होता है। तो ब्रांच हैज टू रेमिट द कैश व्हिच हैज बीन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश सेल्स और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। वो तुरंत के तुरंत उनको हेड ऑफिस को देना होता है डेली बेसिस पे। अगर आज मैंने 100 रुपए की सेल्स की है तो आज ही मुझे वो हेड ऑफिस को देना होगा, चाहे उनके अकाउंट में डालूं चाहे कैसे भी करूं।
अब ये प्रैक्टिकलिटी के लिए अगर हम बात करें रियलिटी में, तो ब्रांच और हेड ऑफिस में अंडरस्टैंडिंग होती है। हो सकता है कि उनके आपस में एग्रीमेंट ऐसा हो कि भाई जैसे भी सेल्स हो रही हैं या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है, एक अकाउंट है, आप उस अकाउंट में डाल दीजिए डेली बेसिस पर, या हो सकता है वो कह दें वीकली बेसिस पे डाल दीजिए। तो इट टोटली डिपेंड्स इन एक्चुअल लाइफ कि आपकी आपस में सेटिंग कैसी है। बट एज पर रूल्स अगर हम बात करें तो इट हैज टू बी ऑन द डेली बेसिस व्हेन द कंपनी, व्हेन द ब्रांच हैज टू give the remedy amount of the cash which has been collected in from any source. Okay, I'm just getting your queries. अगर आप IP पे ब्रांच को दिया है तो स्टॉक वो भी IP संस्कार यू हैव आस्क्ड कि अगर IP पे ब्रांच को दिया है स्टॉक, वो IP पे ही बेच सकते हैं या इससे ज्यादा पर वो क्या वो CP पे बेच सकते हैं? ओके संस्कार एंड एवरीवन एल्स, अगर ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच को गुड्स दिए हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस होगा जिस पर ब्रांच मार्केट में बेच सकता है। मान लीजिए हमारे एग्जांपल के हिसाब से 100 रुपए कॉस्ट प्राइस थी हर यूनिट की, यूनिट कॉस्ट, और ब्रांच को 100 रुपए के हिसाब से मिले हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो ब्रांच कम से कम जो मार्केट में बेचेगा वो 100 रुपए पे बेचेगा, उससे नीचे नहीं बेच सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इनवॉइस प्राइस मान लीजिए 125 रुपए पर यूनिट है और इनवॉइस प्राइस पे गुड्स दिए गए हैं, तो कम से कम जो सेलिंग प्राइस होगा, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होगा, अब वो 125 होगा। तो इसका मतलब कम से कम 125 तो है, आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म कम से कम, मिनिमम है। ज्यादा से ज्यादा वो चाहे 500 रुपए पे भी बेच सकते हैं, 1000 रुपए पे भी बेच सकते हैं, 200 रुपए पे भी बेच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स। मार्केट में डिमांड सप्लाई के अलावा में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से मार्केट का रेट फ्लक्चुएट कर सकता है। वो मिनिमम सेलिंग प्राइस है जिसपे वो बेचेंगे, हायर प्राइस तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर इनवॉइस प्राइस पे दिया है 125 पे, तो वो मिनिमम सेलिंग प्राइस होगा। वो उसके अलावा चाहे 125 पे बेचें, चाहे 130 पे बेचें, चाहे 150 में बेचें, चाहे 200 में बेचें, चाहे 1000 रुपए में बेचें, चाहे 5000 रुपए में बेचें, इट विल बी एडिंग द प्रॉफिट। वो से प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा जितने हायर प्राइस पे जाओगे। दूसरा खुशी आपने पूछा है कि 1,75,000 में 25,000 इंक्लूडेड है। नहीं, 25,000 इंक्लूडेड नहीं है। आप समझो, सेलिंग प्राइस मैंने आपसे कहा 3 लाख रुपए पे सेल्स की है कंपनी ने। कंपनी ने, इसका मतलब 300 रुपए, अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, 300 रुपए पे बेचा। मैंने आपको दिया था 125 रुपए के हिसाब से कि इनवॉइस प्राइस है। अब इनवॉइस प्राइस का मतलब है कि आप कम से कम 125 पे बेचोगे। आपने मार्केट में बेच दिया 300 रुपए पे, मार्केट में डिमांड थी 300 रुपए में, बिक गया। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या था? इनवॉइस प्राइस का मतलब ही ये था कि उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन है, और वो प्रॉफिट मार्जिन मेरे अपने एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे कितना था, इसमें 100 रुपए तो कॉस्ट प्राइस के थे और 25 रुपए मैंने लोड मार्जिन के। अब लोड मार्जिन क्या है? प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने पहले ही ऐड किया हुआ था। आपने बेचा कितने पे? 300 रुपए पे। मैं अगर कंपेयर करूं इस 300 रुपए को कॉस्ट प्राइस से, तो अब यहाँ पे मैं इक्वेशन क्या क्या यूज कर सकती थी? एक इक्वेशन मेरी ये होती है वेयर आई एम यूजिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो मैं अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को यूज करती तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना आता? 3 लाख रुपए सेलिंग प्राइस थी और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? सिर्फ 1 लाख रुपए। तो प्रॉफिट कितना है एक्चुअली? 2 लाख रुपए। मैं अगर इक्वेशन यूज कर रही हूं दूसरी, जो कि आपकी बनती है, लेट्स से सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट। एक ही इक्वेशन बन गई आपकी कि मैंने आपको 125 रुपए पे दिया है, आपने उसको 300 रुपए पे बेचा है, तो ब्रांच ने अपनी तरफ से उसमें ऐड कितना किया? 175 रुपए प्रॉफिट के। तो इनवॉइस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 300 रुपए के हिसाब से इट विल बी 125 इनवॉइस प्राइस प्लस 175। ये इक्वेशन बनी सेलिंग प्राइस के हिसाब से। मगर इसको बाइफिकेट करूं तो इनवॉइस प्राइस में भी तो कॉस्ट प्राइस है प्लस लोड मार्जिन है, तो इसको ही मैं इस इक्वेशन को और बाइफिकेट कर दूं अगर, तो ये क्या बनेगी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोड मार्जिन प्रॉफिट। अब यहाँ प्रॉफिट का मतलब है जो ब्रांच ने दिया कमा के। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1 लाख के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से। उसमें मैंने 25 रुपए लोड मार्जिन के ऐड किए थे।
ये 125 मैंने आपको दिया था, जिसपे आपने 175 और कमा के दिए। आउट ऑफ दीज थ्री, 25 एंड 175 इज द प्रॉफिट। तो 1,75,000 में 25,000 इंक्लूडेड नहीं था, वो तो इनवॉइस प्राइस में इंक्लूडेड था। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 3 लाख का मैंने बेचा, 1,25,000 तो इनवॉइस प्राइस थी। इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन भी था, कितना, 25,000 का। और 1,75,000 तो मैं इन दो फिगर्स को कंपेयर कर रही थी, तो 25,000 अलग था जो मैंने पहले ही ऐड किया हुआ था, तो वो भी मुझे वहां से हटाना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट विल बी 2 लाख रुपीज। आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। Okay, give me one more minute. I'll share the link code of your Google class. Just wait. मैंने क्लास कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप लोग क्लास कोड के थ्रू गूगल क्लासरूम से जुड़ सकते हो। ये बाकी जितने भी PDF वगैरह हैं, ये मैं आपको वहीं पे शेयर कर देती हूँ बाकी। ओके चंदन, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि 2 लाख का प्रॉफिट है, ब्रांच का है कि हेड ऑफिस का है? ब्रांच ने हेड ऑफिस के लिए कमाया है। बेसिकली शोरूम में लोग काम करते हैं, जो बिजनेस का ओनर होता है प्रॉफिट तो उसी का ही होता है। तो बाकी जितने भी ब्रांच में लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी या वेजेस मिल रही होंगी, जो कि हेड ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं, और हेड ऑफिस के लिए 2 लाख रुपए उन्होंने कमाए हैं। आई होप अभी आप लोगों को क्वेरीज क्लियर हैं। नाउ आई एम जस्ट ending this today's class. We'll continue with questions in our next class on I think Thursday. Till then, take care. Bye bye.